प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर प्योरली कॉम्पिटेटिव, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तीन कैटेगरी से इन क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। एक तो ये मोस्ट रिपीटेड है, दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और तीसरा जिससे मैंने बोला आपको रिपीटेड। रिपीटेड मतलब जो भी मैंने तीनों बातें बोली उन तीनों से निकाला गया है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन दो है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, एंड दिस इज डिफिकल्ट लेवल। ये हॉट्स में आता है। हॉट्स क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको आज के टाइम पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। आप देखिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तरीका होना चाहिए कि क्या आप इस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो आपने बोला इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मतलब जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब बोला है कि फोकल लेंथ है जिसका एफ। अब इसका फोकल लेंथ एफ है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ना किसी भी लेंस के लिए, वो कुछ ऐसा होता है n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और यहां पर होता है 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो मुझसे ना पढ़े हो, तो मैं उनको बता दूं कि ये जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अब जैसा कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहां पर ये n या फिर ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो हम n लिख रहे हैं या म्यू लिख रहे हैं, ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्यारे बच्चों। अब यहां पर एक बहुत ही गजब की बात, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि R1 की वैल्यू R2 के बराबर दिया गया है। यानी मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आपको सारी नॉलेज दिमाग में अपने आप आ रही है कि नहीं। जैसे मैंने सिर्फ अभी तक एक वर्ड पढ़ा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और मैं आइडिया लगा चुका हूं कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिखता ऐसा है और उसका रेडियस बराबर होता है। और साथ ही साथ एक और आइडिया आपको याद रखना है कि जो पहला वाला सरफेस होता है, इसका रेडियस प्लस होता है, प्लस। यानी कि पहला सरफेस का रेडियस है वो प्लस होगा, लेकिन ये जो दूसरा सरफेस है पीछे की तरफ होता है, इसका कर्वेचर, दूसरे वाला रेडियस माइनस का होगा। यानी R1 R2 बराबर है, उसको हम R मान लेंगे कि R1 R2 बराबर है, R मान लेंगे, लेकिन मन में रखेंगे कि एक रेडियस प्लस है तो एक रेडियस माइनस है, क्योंकि पहला कर्व ऐसा है आगे की तरफ और दूसरा कर्व पीछे है ऐसे। तो ये सारी बातें अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन करना सीख पाएंगे। तो फिलहाल उसने बोला है कि एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है एफ, लेकिन मैं अपने आप से आइडिया लगा सकता हूं कि क्या क्या बोला गया है। अच्छा, फिलहाल इसको जो रखा गया होगा, कहां रखा गया होगा? तो जब कुछ भी नहीं बताया होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे लेंस को एयर में रखा गया है। अगर कुछ ना दिया हो तो हम एयर मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे देखिए 1/f इजिकल टू n2 माइनस 1 अपॉन में 1। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि एयर में रखा हुआ है। अब एज्यूम नहीं करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो n2 माइनस 1 अपॉन में 1, क्योंकि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। हमने मान लिया कि n1 है एयर का और n2 है लेंस का। अब प्यारे बच्चों, रेडियस सेम है तो 1/r माइनस माइनस 1/r। देखिए, पहले रेडियस को आप प्लस लेंगे पर दूसरे रेडियस को आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां पर दो माइनस होने की वजह से प्यारे बच्चों यहां पर एक प्लस का साइन आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि 1/f इजिकल टू n2 माइनस 1, और ये हो गया 2/r, 1/r 1/r 2/r। तो ये अब तक हमें नॉलेज है इस क्वेश्चन के हिसाब से। यानी कभी भी एक एक्यू कॉन्वेक्स लेंस आएगा तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिल, दिमाग और हर जगह आपके पास ही होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया वो बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हमने अपनी नॉलेज को चेक किया कि क्या क्वेश्चन के लिए मैं रेडी हूं। तो बोला गया है कि इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एफ है। तो फिलहाल मैंने अभी एफ निकाला है। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। आप चाहो तो एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, लेकिन याद करना एक बेवकूफी है, क्योंकि आपकी किस्मत में अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? अलग अलग रेडियस दे दिया तो क्या करोगे आप? तब आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। या तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका फोकल लेंथ है, ओके जो भी है, कह रहा है डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो भी हम लोगों ने लेंस ये पढ़ा अभी, दिस लेंस, इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि इसके दो हिस्से हो जाए। एंड बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके दो हिस्से हो गए, अब हिस्सा हो गया है, इक्वल है, तो मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है एफ डैश, तो इसका फोकल लेंथ भी एफ डैश ही कहलाएगा, क्योंकि आधा आधा हिस्सा क्या है, दोनों का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, नाम रख दिया हमने एफ डैश। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द पावर ऑफ ईच रिजल्टिंग लेंस इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। कह रहा देखिए, इसका जो फोकल लेंथ है एफ है, एफ एफ मतलब 1/f को ना पावर कहा जाता है, पावर। तो इसका जो पावर है, इसका जो पावर है वो है n2 माइनस 1 2/r। तो ओरिजिनल वाले का पावर इतना है, तो अब बताना है कि इनका पावर क्या होगा, पावर यानी फोकल लेंथ। तो चलिए फोकल लेंथ निकालेंगे। तो आप बोलोगे देखो जी 1/f डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1
अपॉन में n1 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, रियल फॉर्मूला होता है 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, देखिए आप इसके लिए सॉल्व करोगे और इसके लिए सॉल्व करोगे, सेम मेथड है, लेकिन दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम सिर्फ एक के लिए सॉल्व करेंगे। यानी हम सिर्फ एक इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले पार्ट की हम पढ़ाई क्या करेंगे, बस हम बोलेंगे देखो यार बात ऐसी है कि हम सब सही कर रहे हैं, 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू n2 माइनस 1 बाई r, खत्म, ये हो जाएगा गायब। क्योंकि यहां पर रेडियस पहले वाले का तो होगा, पर दूसरे वाला प्लेन है, और एक प्लेन के लिए रेडियस की बातें आप मत क्या करो, एक्चुअली इनफाइनाइट रेडियस होता है, और 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाता है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं इस प्लेन सरफेस के लिए 1 बाई r2 निकालोगे तो वो 0 के बराबर आता है। प्लेन सरफेस के लिए 1 बाई r2 इज 0, क्योंकि एक प्लेन सरफेस के लिए रेडियस को इनफाइनाइट माना गया है। तो 1 बाई r2 का मतलब क्या हुआ करेगा, 1 बाई इनफाइनाइट, जो कि 0 होगा। अब मित्रों यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इसका जो पावर होगा वो होगा p डैश हो जाएगा n2 माइनस 1 अपॉन में r। तो आप बोलोगे देखो p जो था n2 माइनस 1 2 बाई r, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो आप बोलोगे देखो भैया हमें फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता लगा, फ्रॉम 1 एंड 2 कि 1 और 2 से क्या पता लगा, 1 क्या था देखो, p इज इक्वल टू है n2 माइनस 1 2 बाई r, ये इक्वेशन आपका 1 है, और इक्वेशन 2 क्या है, तो इसके अंदर दुगना है, ये 2 गुना है, ये ज्यादा है, और यहां पर 1 है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारा p है, p मतलब ओल्ड वाला पुराना वाला, वो 2 गुना है p डैश के। इस p डैश से p क्या है 2 गुना, ये हमें आइडिया लगा और यही हमें करना था। हमें ये बताना था कि अगर हम कट करेंगे तो पावर कैसे चेंज होगा। अब एग्जाम में पावर की जगह फोकल लेंथ आ जाए, पावर की जगह फोकल लेंथ आ जाए, तब भी अगर फोकल लेंथ आएगा तो कैसे करोगे आप, अपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दोगे कि भैया इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है और इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये वाला है, और दोनों में क्या फर्क है आप पता लगा सकते थे। वैसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है कि आपने जिसको इक्वेशन 1 माना है और जिसको इक्वेशन 2 माना है उनको आपस में डिवाइड करना। अगर डिवाइड करते चलो हम p बाई पी डैश निकालते हैं, p बाई पी डैश निकालोगे तो पता क्या आएगा 2 बाई 1, क्योंकि देखो n2 माइनस 1 r कट जाएगा, n2 माइनस 1 r कट जाएगा, यहां से बचेगा 2, दिख रहा है 2 बचेगा। तो यहां से प्रूफ हो गया कि p जो है वो है 2 टाइम्स p डैश। तो अगर क्वेश्चन फोकल लेंथ का है तो ये जो फोकल लेंथ फर्स्ट है, सॉरी बोला फर्स्ट मतलब ये वाला, इसको मानोगे आप इक्वेशन 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट, और इसको मानोगे इक्वेशन 2, और फोकल लेंथ का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं। अब इससे ज्यादा फेमस क्वेश्चन एक ये होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि देखो एक लेंस है जी, तो बोलेगा कि जी पहले जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है, एयर, तो आप बोलेगे जी 1 बाई फोकल लेंथ जो होगा, आप ये समझ पाए मैंने क्या बोला है कि जो क्वेश्चन है या तो पावर का आएगा, तो आप उसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। या तो फोकल लेंथ का आएगा, तो ये वाला फोकल लेंथ आपका इक्वेशन 1, ये वाला फोकल लेंथ आपका इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फोकल लेंथ में भी आंसर आ जाएगा। पर क्वेश्चन में हमें पावर बोला गया था, तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि 1 बाई एफ को ही हम पावर बोलते हैं, 1 बाई फोकल लेंथ पावर होता है। तो एक इक्वेशन सिंपल वाले केस का और एक इक्वेशन बन गया कटे हुए केस का। तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि अगर एक प्लेन है तो प्लेन के लिए दूसरा रेडियस आएगा ही नहीं, यहां पर सिंपल क्वेश्चन चलता रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा फेमस क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको समझा दूं। इससे ज्यादा फेमस क्वेश्चन क्या होता है, चलो एक बार पानी पी लूं, प्यास लगी बहुत देर से, आप नोट करो। देखो अब कुछ ऐसे फेमस है जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी पूछ ले, तो बोलेंगे देखो जी हमारा जो लेंस है अभी एयर में रखा हुआ है, तो आप बोलोगे 1 बाई एफ इजिकल टू n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r। फिर वो आपसे ऐसे बोलेंगे अब जी हमने उस लेंस को, अब इस लेंस को हमने किसी पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या बदल जाएगा यार, आप फोकल लेंथ को आप एफ डैश बोल देना, और पहले आप लिखते थे n2 माइनस, यहां एयर था तो एयर के लिए आप लिखते थे 1, अब n2 माइनस पानी का जो भी होगा, पानी का मान लो पानी का किसने बोला जी पानी का कुछ 1.3 है जी, किसी ने मुझे बताया वाटर का 1.3, एयर का 1 होता है, एयर का 1 होता है, मान लो क्वेश्चन में पानी का 1.3 लिखा है, तो आप n2 माइनस 1.3 अपॉन में 1.3, n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और बाकी रेडियस तो बदलेगा नहीं, पानी डालने से भैया रेडियस थोड़ी बदल जाएगा। तो बस आप कुछ मत करना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये तो खुलेआम कट जाएगा, ये खुलेआम कट जाएगा, और यहां से सॉल्व करके आप जो मर्जी निकाल सकते हो। अगर आपको उसने फोकल लेंथ बोला है तो फोकल लेंथ निकालो, सब कुछ दिया होगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में दो वैरायटी बनती है, पहला काटने वाला क्वेश्चन और दूसरा बनता है पानी डाल दिया तो क्या होगा। तो पानी डालेंगे तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को आपस में सॉल्व करना होता है बस। तो ये तो हमने पढ़ा पहली वैरायटी का क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों इसमें एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन कैसा है ये देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो समझने के लिए आपको बस हल्की सी थ्योरी पता होनी चाहिए, और थ्योरी के बाद आपने न्यूमेरिकल कर लिया तब तो आपका काम हो गया, फिर तो आपको काम हो गया, आपको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। अब सुनो यहां पर देखो लिखा हुआ एक डबल, अब ये क्वेश्चन देखना कैसा है, चलो पढ़ते।
एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 5 डायोप्टर, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब इसका जो पावर है 5 डायोप्टर, यानी पावर का मतलब 1/f, पावर यानी 1/f की वैल्यू 5 दी हुई है। अरे पावर को 1/f लिखते हैं ना, तो 1/f की वैल्यू 5 है, यानी यहां से अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगा 1/5, है ना। ए यार समझो ना, 1/5 की वैल्यू 5 है, तो फोकल लेंथ उधर जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा। तो हमें एक्चुअली में पावर की जगह पावर दिया है, तो हम फोकल लेंथ का आइडिया लगा सकते हैं। कह रहा है कि जो गिलास है, गिलास जिस शीशे से वो बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, यानी इसका N2 दे रखा है, N2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें 1.55। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इक्वल है, ओके, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कुछ भी नहीं बताया तो आप मानोगे एयर में रखा हुआ है, कुछ बोला ही नहीं तो हम एयर मानेंगे। तो हमें रेडियस पूछा तो कैसे निकालोगे बताओ, 1/f, याद करो, N2 - 1 2/r, पता है क्या ये, मैंने कहा था अगर किसी का रेडियस बराबर है, अगर किसी का रेडियस बराबर है तो सॉल्व करके यही फॉर्मूला आता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, ए यार 1/f इज इक्वल टू N2 - 1 अपॉन में 1/r प्लस 1/r, याद है किसी को, ये प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया, N2 - 1, और ये क्या हो गया 2/r, तो N2 - N1 अपॉन में N1 1/r1 - 1/r2 पर ये प्लस हो जाता है। तो ये याद कर लो सीधा कि अगर कभी भी इक्वल रेडियस हो तो ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दिया है, देखो फोकल लेंथ है 1/5, फोकल लेंथ है 1/5, या फिर कह दो कि 1/f की वैल्यू दी हुई है 5, पावर मतलब 1/f, तो 1/f की वैल्यू 5 दी हुई है। आपको N2 पता है कितना है 1.55, N2 मतलब गिलास का 2 अपॉन में r, यहां से आपका रेडियस निकल जाएगा। अब ट्राई करना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आई होप यहां तक क्लियरिटी हो। देखो अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रॉम PYQ, PYQ के क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है, ये तुम खुद करो डेफिनेशन वाला, मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट यहां फोकस करना है। देखिए लिखा है पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखिए जैसे ये कोई बर्तन है तो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स जिसके अंदर से लाइट निकलेगा, लाइट जहां को जो कि सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये कोई कंटेनर है उसके बेस में रखा गया है, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो सिलेंडर बनेगा यहां पे समझना, ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर का हमें क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दिया क्यों है गधे ने, जो भी है रेडियस मतलब पूरे का रेडियस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इस रेडियस की नीड ही नहीं पड़ती है वैसे। चलो लिखा है द सिलेंडर इज फिल्ड विथ वाटर, सिलेंडर जो है वाटर से भरा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक है, अप टू हाइट 7 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है 7 सेंटीमीटर है, सब कुछ आपको ये क्वेश्चन याद करके ही जाना पड़ता है। लिखा है ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू व्हिच लाइट इमर्जेस इनटू एयर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बता दूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है ना इतने एंगल पे जाके ऐसे हो जाए, मतलब इस पोजीशन पे जाके ऐसे हो जाता है, और इधर से भी जाके ऐसे ग्रेज हो जाता है, ग्रेज। तो एक्चुअली में जो भी लाइट निकलेगा वो इतने ही एरिया से निकलेगा, ये बीच वाला जो एरिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द सुटेबल रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस। हमें ये वाला एरिया निकालना होता है, ये वाला जिसको मैं ये कर रहा हूं, और डायग्राम ऐसा बनता है, थोड़ा मैं आपको सिखा दूं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है कि यहां पर ऐसे आपको एक लाइन खींचनी होती है और दिखाना होता है कि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, बस ये आपको दिखाना होता है कि क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, और यहां से ऐसे लाइन खींचा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर बन जाता है। तो आपको ये डायग्राम याद करना पड़ेगा, और ज्यादा इसकी नॉलेज लेनी है तो मैंने रे ऑप्टिक्स चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ, पर फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को ही टारगेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक सिलेंडर के नीचे या तो सिक्का रखा होगा या लाइट रखा होगा, और आपसे ना ये इतना एरिया को पूछा जाता है बार बार, दिस एरिया आपसे पूछा जाता है बार बार, ये तो इसके लिए ऐसा डायग्राम बनता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, कैलकुलेशन इसकी इस प्रकार से होती है कि आपको ये चीज कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको इसका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको मैंने ब्लैक किया अभी या जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये रेडियस। अब ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ट्रायंगल यूज करना पड़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ओ ए, मैं ए किसी और कलर से लिखता हूं, ओ ए, और इसको लिखते चलो कुछ और कलर से, इसको बी, दिखेगा तो नहीं फिर भी दिखना तो चाहिए वैसे, अगर किसी और कलर से लिखे, ब्लैक से लिखते हैं, चलो बी, ओ ए बी, अगर दिख रहा हो तो, हाँ दिख रहा है ओ ए बी। तो आप एग्जाम में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये देखिए, आपको अगर ये रेडियस निकालना है, ये रेडियस देखो, इस क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा। अगर आपको ये रेडियस निकालना है ना, जिसको मैं भी हाईलाइट करूंगा येलो से, देखना ये रेडियस, जिसको ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, अगर आपको ये रेडियस निकालना है तो ट्रायंगल लेना पड़ता है, ट्रायंगल ओ ए बी, फिर इसके अंदर आपको लगाना पड़ता है साइन आईसी, समझिए साइन आईसी,
तो साइन आईसी आप लगाओगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो इसका रेडियस है और हाइपोटेनियस है इसका ये दिस ओ ए हाइपोटेनियस है इसका ओ ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर एक बार आपका मैं आपको बता दूं ध्यान से, आप इसमें 10 भी लगा सकते थे, 10 से इजीली निकल सकता है, 10 लगाते चलो, 10 आईसी निकालना आसान पड़ेगा। 10 आईसी होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो इसका रेडियस होगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर रेडियस होगा, और बेस ये होगा, ये जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन होगी 7 सेंटीमीटर, तो बेस को हम हाइट बोल देते हैं, सपोज करो हाइट। तो 10 आईसी आपका आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ओ सॉरी बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 निकाले ना हम, 10 सॉरी 10 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपको 10 आईसी निकालना पड़ेगा। 10 आईसी से आपका निकलेगा रेडियस, तो रेडियस जो होगा वो होगा h 10 आईसी। फिर अब यहां पर क्या है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन चलती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो फिर अब 10 आईसी हो गया, फिर आपको साइन आईसी निकालना पड़ता है, जानबूझ के बता रहा हूं मैं आपको, ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। यहां पर जो साइन आईसी होता है वो क्या होता है ये समझना। साइन आईसी अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, जो कि है हमारा n2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है डेंसर, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1 बाई n2। आपका साइन आईसी निकल गया, तो साइन आईसी का आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है, मतलब ये क्वेश्चन कोई मजाक नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन का मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा एक्चुअली में ये क्वेश्चन है क्या। देखो अगर मैं चाहता इसको ऐसे करा देता मजाक मजाक में, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आपका नुकसान हो, तो इस क्वेश्चन का डायग्राम समझो, जैसे सिलेंडर है और इस सिलेंडर के नीचे कोई हमने लाइट टाइप का कोई चीज रख दिया है, लाइट या कुछ भी रख दिया है, तो यहां से यहां पे होता क्या है देखना, ऐसे ये, और ये यहां से जो पॉइंट्स निकलेंगे वो ऐसे हो जाएंगे, तो हमें ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल आईसी, और फिर ये एंगल भी हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाता है। अब हमें ये रेडियस निकालना है, तो उसके लिए पहले हम 10 आईसी निकालते तो रेडियस निकल जाता है। अब 10 आईसी तभी निकलेगा जब आपको साइन आईसी पता हो। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, समझना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है n2, तो इसका जो बेस निकलेगा, ट्रायंगल का बेस निकलेगा n2 स्क्वायर माइनस 1, n2 स्क्वायर माइनस 1। अब जैसा कि हमें ये ट्रायंगल मिल चुका है, अब इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, देखो ये रेडियस है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है h इंटू में 10 आईसी। तो 10 आईसी कैसे निकालोगे, तो 10 जो होता है 10, ये होता है, अगर इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाले तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो 1 होगा, पर जो बेस होगा, बेस ये होगा रूट में n2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर ही होता है। तो पहले आप साइन आईसी निकालते हैं, साइन आईसी से आप ट्रायंगल बनाते हैं, और जब ट्रायंगल आपका रेडी कैसे हो गया, देखो अगर हमारे पास, समझना ध्यान से, अगर हमारे पास ये पता है हमें कि परपेंडिकुलर इतना है, हाइपोटेनस इतना है, तो हम बेस निकाल सकते हैं रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हमारा ट्रायंगल रेडी हो जाएगा तो हम 10 निकाल सकते हैं, 10 हम निकालेंगे इसकी हेल्प से, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया बेटा रेडियस। अब एक बार जब रेडियस निकल जाता है ना, तो रेडियस कैसे निकलेगा, हाइट की वैल्यू रखिए 7 सेंटीमीटर, 7 का सेंटीमीटर का मतलब हो गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अंडर रूट, n2 दे रखा है 4/3, तो ये जगह 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका रेडियस आ गया। अब जैसी रेडियस आ जाता है ना एक बार, तो हम सिंपल बोलते हैं भैया रेडियस आ गया, हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो जब आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा आपका एरिया, यानी जो रेडियस है उसमें पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियस के स्क्वायर में। तो ये काफी खतरनाक क्वेश्चन होता है, जिसको मैंने आपको समझाया, इसके डायग्राम को समझाया कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। तो आपको बनाना है एक सुटेबल रे डायग्राम। तो सुटेबल रे डायग्राम ये रहा इसका, कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है, हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और ऐसे खो जाएगा, ये रे डायग्राम हो गया। ये इसकी कैलकुलेशन आप रट्टा मार के जाएंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इनको याद करके जाना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो पहले हम 10 आईसी से रेडियस निकालते हैं, फिर हम पाई रेडियस 10 आईसी निकालने के लिए साइन आईसी निकालते हैं। साइन आईसी होता है, देखो क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता बता दूं मैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्रिटिकल एंगल का 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो एक बार आप क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हर किसी को। अगर आप क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से ये साइन आईसी में ये आपका परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, तो आप इसका बेस निकाल पाए, और जब बेस निकाल पाए तो आप 10 आईसी की जगह पर ये लिख पाए h इंटू में 10 आईसी। 10 आईसी मतलब 10 थीटा, 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, और रेडियस निकल गया तो पाई आर स्क्वायर किया जाता है। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कई लोगों को लग रहा है कि ये रेडियस 15 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ था, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ था। दिस क्वेश्चन इज रियली हार्ड, इस बात को आप समझो। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता तो हम क्या करते, 1 नंबर में आता तो हम इसको याद कर लेते। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला h रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रेयर मतलब हवा या कुछ और दिया हो, अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर का स्क्वायर। अगर 1 नंबर का कभी क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्टली रेडियस का फॉर्मूला ही याद कर लेंगे।
और रेरर, एन रेरर हमारा 1 होता है अगर एयर दिया हो तो। जैसे हमारे क्वेश्चन में एयर था इसलिए हम 1 लेके चल रहे थे, ऊपर 1, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 का स्क्वायर। तो अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप सीधा इसको ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज देखो बेसिक क्वेश्चन तो हर टीचर करवा रहा है, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां तुम फंस सकते हो। फटाफट इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चंस काफी कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्सेप्चुअल हो जाए। इस क्वेश्चन को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, आई गारंटी, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे हिल जाते हैं कि सर क्या दे दिया ये। लिखा हुआ है कि 3 लेंसेज आर प्रोवाइडेड, हमें 3 लेंस प्रोवाइड किया गया है, लेंस 1, लेंस 2 एंड लेंस 3, और इन सबके हमें पावर दिए हुए। अब देखिए पावर का मतलब क्या है कि अगर इसका फोकल लेंथ निकालोगे तो ये 1/3 आएगा, इसका जो फोकल लेंथ आएगा 1/6 और इसका फोकल लेंथ आएगा 1/10। क्योंकि प्यारे बच्चों जो फोकल लेंथ होता है ना वो पावर के उल्टा होता है। तो अगर हमें पावर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ हम खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। तो हमें 3 लेंस दिया हुआ है, L1, L2 एंड L3, और उन सबका हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है प्यारे बच्चों। मतलब पावर दिया है पर हम फोकल लेंथ का आइडिया लगा सकते हैं। और उन सबका अपर्चर दिया हुआ है। अपर्चर क्या होता है इस चीज को समझिएगा। अपर्चर एक प्रकार से ये होता है, ये जो हाइट है इसको अपर्चर कहते हैं। मतलब हर लेंस में ना अपर्चर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मान लो ये चीज है, तो इस कोने से इस कोने तक की जो लंबाई है इसको आप अपर्चर की तरफ रूप में लेते हो, ये अपर्चर कहलाता है। मतलब बहुत अंदर ना घुस के अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बताऊं तो इनके हमें अपर्चर दिया हुआ है। अब बोला गया कि देखो आपके पास ये चॉइस है, अब इन चॉइस की हेल्प से आपको क्या बताना है, दिस 3 लेंस प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई विच शुड बी यूज्ड एज अ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस टू कंस्ट्रक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको टेलीस्कोप बनाना है, तो टेलीस्कोप बनाने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे। देखो एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। तो बोला है बताओ लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3 कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करोगे, L1, L2, L3 इन तीनों लेंस में कौन सा आईपीस के लिए यूज करोगे। प्लीज गाइस डू इट एज सून एज पॉसिबल, दिमाग लगा के मुझे आंसर बताओ। सो प्यारे बच्चों लेट अस डिस्कस कि यहां पर चल क्या रहा है। देखिए अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो बड़े साइज का होता है। बड़े साइज का मतलब क्या है कि इसका जो अपर्चर होगा, अपर्चर बड़ा होना चाहिए। तो अपर्चर 8 जो है 8, अपर्चर 8 जो है वो लेंस 1 में है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर आप देखते हो तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ 1/3 है, ये 1/6 है, ये 1/10, तो 1/3 सबसे ज्यादा है, समझो 1/3 ज्यादा है इन दोनों के मुकाबले। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए एंड इसके लिए अपर्चर भी, इसका साइज भी ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ ज्यादा हो तो अच्छी बात है और साइज ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रेस को कलेक्ट कर सके, रेस को अपने अंदर ले सके। तो लेंस 1 इज द बेस्ट चॉइस फॉर ऑब्जेक्टिव। इसमें रीजन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप जस्टिफिकेशन कैसे करोगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर इन साइज सो दैट ये मैक्सिमम रेस को कलेक्ट कर सके। हम चाहते हैं इसके अंदर लाइट ज्यादा जाए, मोर रेज। तो ज्यादा लाइट तभी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में जब उसका साइज बड़ा हो, यानी कि अपर्चर ज्यादा हो। और फोकल लेंथ ज्यादा ऑब्वियसली होगा, ये लेंस बड़ा है ना। ज्यादा फोकल लेंथ होने से क्या होगा, ज्यादा फोकल लेंथ होने से क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा है, देखो पावर कम है ना इसका, तो फोकल लेंथ ज्यादा है, तो हमें फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। चलो अब देखते हैं कि आई पीस की बात कर रहा है आप, आई पीस। देखिए आई पीस के लिए अगर हम बात करें, देखिए इसका जो फोकल लेंथ है 1/10, तो लेंस छोटा होता है आई पीस, सबको पता है, तो इसका फोकल लेंथ कम चलेगा, इसका साइज भी छोटा होगा, अपर्चर भी कम चल जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसका फोकल लेंथ कम क्यों रखना है, जो आई पीस है, समझ रहे हो आई पीस, इसका फोकल लेंथ कम क्यों रखना है। देखिए फोकल लेंथ कम करने से ना पावर बढ़ जाती है, हम इसका पावर ज्यादा चाहते हैं, हम अपने आंखों के पास इसको लगाएंगे, हम इसका पावर ज्यादा चाहते हैं, समझ पा रहे हो। तो आई पीस के लिए पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा, अच्छी बात होगी, साइज तो छोटा होना चाहिए, आंखों के पास रहेगा वो। तो लेंस 3 इज द बेस्ट चॉइस, इसके लिए लेंस 3 और इसके लिए लेंस 1, समझ पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पर्सनली कि घर पे जाके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, और तुम्हें आंसर ना आए तो इंटरनेट का सहारा लेना। जैसे मैंने आपको टेलीस्कोप वाला पार्ट तो पढ़ा ही दिया है, अब माइक्रोस्कोप का पार्ट ना थोड़ा उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहला लेंस छोटा होता है और दूसरा लेंस होता है बड़ा। तो आंसर आप खुद कर सकते हैं घर पे, आप घर पर इसको आंसर कर। देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में पहला वाला बड़ा होता है, दूसरा छोटा, ये टेलीस्कोप है। और माइक्रोस्कोप में उसका उल्टा होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो और इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज करना प्यारे बच्चों।
सो प्यारे बच्चों, वी हैव अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है पीवाईक्यू से लिया हुआ क्वेश्चन है। अ लार्ज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ओ भाई साहब, सोचो कितना बड़ा फोकल लेंथ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। 15 मीटर कितना होता है? 15 मीटर कितना होता है सोचो, एक 2 मंजिल की बिल्डिंग या 2.5 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर। 2 मंजिल की बिल्डिंग दिल्ली लेवल की बता रहा हूं मैं आपको, 15 मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का, तो 15 मीटर मतलब कितना हो गया? 1500 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। जैसे 1 मीटर, जैसे एक इंसान की हाइट मीटर में देखे तो 2 मीटर की होगी, 2.5 मीटर की। मेरी हाइट मैक्स टू मैक्स 2.5-3 मीटर की है, बताओ। तो 15 मीटर मतलब मेरे ऊपर 4 मंजिल सर खड़े कर दो, तो काफी हो जाएगा ना। तो ऐसे समझो, तो इतना बड़ा टेलीस्कोप है और आईपीस है 1 सेंटीमीटर का। यानी आईपीस सोचो कितना छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 1 इंटू 10 की -2 मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप। देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे FO/FE। बोलो क्यों? क्योंकि यही बेस्ट है, और एक फॉर्मूला है ये टेलीस्कोप का। तो FO/FE से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो 1500 सेंटीमीटर मतलब दोनों ही मीटर में हमने कर लिया 15 मीटर, और ये इतना मीटर, तो 15/10⁻², यानी कि 1500। मैग्निफिकेशन इसका 1500 आ गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन। यानी ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो इमेज 1500 गुना ज्यादा बड़ी मिलेगी। समझ पाए? तो इमेज काफी मैग्नीफाइड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था ये वाला क्वेश्चन। हमारा जो आज का टारगेट है वो क्वेश्चन था ही नहीं, हमारा टारगेट है ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड अबव इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द मून। कह रहा है जो टेलीस्कोप है उसे हम मून को देखने का प्रयास करें। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकस करना है, क्योंकि उसने बोला ही है कि हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की स्टडी करनी है। यानी ये क्वेश्चन एक सिंपल माइक्रोस्कोप का भी हो सकता था, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम एक लेंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम एक लेंस की स्टडी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि कह रहा है देखो यार, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का अंदाज बहुत गजब होता है। अंदाज क्या होता है कि इफ द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड अबव यूज्ड टू ऑब्जर्व द मून, यानी फोकल लेंथ है इसका 15 मीटर ऑब्जेक्टिव का। कह रहा है इससे मून को देख रहे हैं, मून, कहीं पर मून होगा, हम मून को देख रहे हैं। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। वो ट्रिक बहुत सिंपल होता है। वो ट्रिक क्या होता है समझिएगा, कि डायमीटर इन द सेंस क्या। तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक बनाया गया, बोला गया कि देखो आप ऐसे लाइन खींचो और इस एंगल को देखो, अल्फा होगा, तो ये एंगल भी आपको अल्फा मानना है। फिर बोला गया सुन लो, आप tan अल्फा निकालो और उसको बराबर कर दो tan अल्फा के, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सर फिर नीचे क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, डायमीटर ऑफ द मून, और क्या दिया हुआ है कि इमेज ऑफ द, क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून निकालना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया जाएगा, समझना है कि हमें ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा निकालना है। तो यहां पर जो आपको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, इस चीज को समझना, यहां पर आपको जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं, जैसे ये, तो यहां से आपको यहां तक का डिस्टेंस ऐसे दिया होता है कि रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस है 3.3 × 10⁸, ये है, ये आपको मैं बता रहा हूं ट्रिक, ये वाला जो है। अब ये डिस्टेंस सर आपने इजीली बता दिया, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में tan अल्फा निकालेंगे, देखो मान लो मैं tan अल्फा निकालता हूं, तो tan अल्फा निकालने के लिए मुझे ये चाहिए होगा, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में दिस, समझ लो जो भी है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सर इसका ये जो बेस और परपेंडिकुलर क्या लोगे आप? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये जो ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पर था, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज फोकल लेंथ पर बनता है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर यहां पर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो लॉजिक से मैं ऐसा क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं, तो मैं अब आपको ट्रिक से बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम ही आएगा। ट्रिक बहुत सिंपल है, आप इस डायग्राम याद करके जाओ, आपका क्वेश्चन ऐसा कभी भी आएगा, आप कर क्या होगे। तो ये वाला डिस्टेंस तो सर फोकल लेंथ हो जाएगा,
ओके, तो आपको निकालना क्या है सर? डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, यानी ये निकालना है आपको, ये डिस्टेंस आपको निकालना है इमेज का। अच्छा सर, तो आप ये कह रहे हो कि मुझे ये वाला दिया हुआ है 3.4, ये वाला जो है 3.48 10 की पावर 6, ये हाइट दी हुई है डायमीटर ऑफ द मून, ये मून है ना हमारा ओरिजिनल, ओरिजिनल मून के लिए हमें ये दिया हुआ है सर, और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट मतलब हमें ये रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक का ये दिया हुआ है, ये कितना है 3.8 10 की पावर 8। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है ये, कि परपेंडिकुलर में कितना है? परपेंडिकुलर में है 3.48 10 की पावर 6, और बेस में कितना है सर? बेस में है 3.8 10 की पावर 8। वाओ सर, तो परपेंडिकुलर पर में बेस। अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? डायमीटर, जो हमें निकालना है, तो यह है परपेंडिकुलर और यह है बेस। बेस क्या है? एफ नॉट। तो यहां पर आपको ये एफ नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इसको, तो एफ नॉट, और लॉजिकली ये भी थ्री सही कॉन्सेप्ट है, बस आप अभी इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी है ही नहीं, तो यहां से आप डायमीटर निकाल पाओगे इमेज वाले का। ठीक है, तो यहां पर अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखना, एंगल बहुत छोटे बनते हैं ये, अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखना, लेकिन मन में क्या चलेगा? 10 अल्फा। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए दिमाग लगा लेते हो तो ये क्वेश्चन बन जाता है आसान, वरना इसके और भी तरीके हैं। ध्यान रखना कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंपल ट्रिक याद रखनी होती है कि इधर का अल्फा उधर का अल्फा बराबर होगा, यहां पर जो रेडियस, यहां पर जो डायमीटर दिया होगा वो मून का होगा, और जो ये डिस्टेंस होगा वो लूनार ऑर्बिट का होगा, पीछे ये फोकल लेंथ होगा क्योंकि इमेज फोकल लेंथ पे बनेगा, और ये उसका डायमीटर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन कठिन लगा हो। सो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतनी बार, ऐसे क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आते हैं आप सोच नहीं सकते। दोबारा बोल रहा हूं, डायग्राम बदल जाएगा एग्जाम में, नंबर्स बदल जाएंगे एग्जाम में, पर तरीका बिल्कुल सेम। अब लिखा हुआ है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, कि मैं थोड़ा सिखा दूं आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं। क्या प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बगल में एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10, उसके बगल में एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है -10, और उसके बगल में एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है +30, और ये लेंस के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। अब देखिए कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में क्या बात है जो हमें याद रखना चाहिए। देखिए कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में एक बात है जो हर बच्चे को याद रखनी चाहिए, कि सपोज करो ये हमारे पास एक लेंस है और बगल में कोई दूसरा लेंस है, तो पहले लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, सपोज करो इसका इमेज ये है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो पहले वाले लेंस का, जो पहले वाले लेंस का इमेज होता है, एक दूसरे वाले लेंस के लिए, ये जो L2 है, दूसरे वाले लेंस के लिए ये ही ऑब्जेक्ट होगा। यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे वाले लेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यानी मैंने इमेज बनाया, पर अगले वाले लेंस को लगेगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सेम कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर हम दिमाग क्या लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अगर यहां से आप v निकालोगे, v तो आएगा f × u, f + u, क्योंकि यहां से आप v निकालोगे ना एलसीएम लेके, तो मैं बार बार सॉल्व ना करना पड़े, तो मैंने आसान तरीके से बताया कि ये फाइनल इमेज का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, अभी मैं स्टडी करूंगा लेंस 1, अभी हम लेंस 1 की पढ़ाई करेंगे, लेंस 1, और हम देखेंगे लेंस 1 का इमेज कहां बनता है। तो ये v का मतलब होता है इमेज, इमेज, तो इमेज का फॉर्मूला है f/f + u। तो हमने कहा ठीक है, पहले लेंस का इमेज देखते हैं, कि पहले लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो फोकल लेंथ कितना है पहले लेंस का? 10। अब देखिए जो पहला लेंस है मेरा, ये L1, इसका जो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ को लिखते हैं -30। ध्यान रखना, इस लेंस से पीछे है वो, तो आपको -30 लिखना है, और फोकल लेंथ इसका 10 है और ऑब्जेक्ट है -30। तो सॉल्व करने से पता लगा मुझे कि जो पहले वाले लेंस का जो इमेज बन रहा है, इमेज वो कितना पे बन रहा है, देखो पहले वाले लेंस का जो इमेज बन रहा है -300 अपॉन में -20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, प्लस का 15 सेंटीमीटर। यानी हमने ये सीखा कि जो हमारा पहला लेंस है, समझना, जो हमारा पहला लेंस है उसका जो इमेज बन रहा है, पहले लेंस ने जो इमेज बनाया, लेंस के फॉर्मूले से पहले लेंस का जो इमेज बना है वो बना है 15 सेंटीमीटर आगे। तो यहां से 15 का क्या मतलब है, यहां से यहां तक ये 5 हो गया, 5, और क्योंकि यहां से यहां तक 5 है ना, ये 5 समझो, क्योंकि दिया हुआ है नीचे 5, हमें आगे बढ़ना है 15, तो ये 5 और यहां से यहां तक ये 10। नहीं समझे मेरी बात को? देखो पहले वाले लेंस का इमेज है प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस का 15 सेंटीमीटर मतलब यहां से पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे, यानी यहां पर,
तो यहां पर बनेगा हमारा पहला इमेज। ठीक है जी, ओके। तो अब हमने पहले लेंस की स्टडी कर ली कि भैया पहले लेंस ने यहां पर इमेज बनाया। अब हम पढ़ेंगे L2 के बारे में, लेंस 2। अब प्यारे बच्चों, लेंस 2 की जब हम स्टडी करेंगे तो क्या क्या बात हमें मन में पता होना चाहिए। पहली बात, V इजिकल टू होगा FU बाई F प्लस यू। तो फोकल लेंथ है इसका -10, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ है -10, U कितना है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस लेंस से इस लेंस से इस लेंस से इस लेंस से यहां तक की दूरी सिर्फ है 10। कितना है? 10। यानी कि जो पहला वाला इमेज है, पहला वाला इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे वाले लेंस से ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर पे दूरी पे, वो भी प्लस का 10 आगे की तरफ है। फिर फोकल लेंथ है -10, ऑब्जेक्ट है +10, तो ये आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो गया? क्योंकि नीचे माइनस प्लस जीरो हो गया ना बेटा। जब नीचे किसी का जीरो आया -10 +10, तो नीचे जीरो आने पे इनफाइनाइट। यानी कि हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो दूसरा वाला लेंस है, समझना, दूसरा वाला जो लेंस है ये इमेज बना रहा है इनफाइनाइट पर, यानी दूसरे ने इमेज बनाया इनफाइनाइट पर। अब दूसरे ने इमेज बना दिया इनफाइनाइट पर। अब एक और बात, अब इसका जो इमेज है, समझो, अब थर्ड वाले लेंस की बात करते हैं। थर्ड वाले लेंस के लिए दूसरे वाले का इमेज ऑब्जेक्ट बनेगा। दोबारा, तो थर्ड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? दूसरे का इमेज। तो देखो लेंस 3 पर जब आप आओगे ना, लेंस 3 पे, तो आप ऐसे इस्तेमाल करना, इजी पड़ता है, 1/v 1/u 1/f। क्यों? इससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। कैसे? देखो, हमें 1/v निकालना है, 1/u इनफाइनाइट है ऑब्जेक्ट। तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया? अब इनफाइनाइट, क्योंकि दूसरे वाले का जो इमेज है तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले का इमेज इनफाइनाइट पर है, तो तीसरे वाले का वो ऑब्जेक्ट है। इज 1/30, फोकल लेंथ इसका 30 है, 30 तीसरे वाले का। तो देखो v की वैल्यू 30 के बराबर होगी, क्योंकि 1/इनफाइनाइट खत्म हो जाएगा। तो ये है बेटा, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारा जो तीसरा लेंस है, तीसरा लेंस, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना रहा है? इमेज। तो ये है फाइनल इमेज, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये फाइनल इमेज है, तीसरे वाले का इमेज हमारा फाइनल इमेज होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। समझ में आया तो जरूर कमेंट करना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ। अब आप सभी चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊँगा कि बच्चे पसंद कर रहे हो और वो मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है? और यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको सच में मेरी मेहनत समझ में आ रही तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? मतलब जो इस धरती पे गाली गलौज कर रहा है और बहुत बदतमीजी कर रहा है वो आपको कूल लगते हैं, आप उनके फ़ैन बन जाते हो। और हम जो टीचर सोते भी नहीं है, पर्सनल लाइफ हमने अपनी बर्बाद कर रखी है, दवाइयों पे जी रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस इतना है, टेंशन इतना है, सोते हैं नहीं, उन लोगों को आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं करोगे। दिस इज़ रियली, यही कह सकते हैं कि हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। प्लीज़ हमारी मेहनत को भी समझो, और समझ में आता है तो कमेंट करके प्रेज़ करो कि हाँ जी समझ में आ रहा है। नहीं आता समझ में तो बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करो। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार आप हम जैसे लोगों को भी तो सपोर्ट करो। लव यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का ये हमारा एक सबसे गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए आप, लिखा हुआ है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे रखा हुआ है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली है 1.5। अभी कोई आम क्वेश्चन नहीं है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है, बहुत, मतलब जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसको मान सकते हो आप। तो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कॉन्टैक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड ऑन अ प्लेन मिरर। देखिए यहां पर नीचे एक प्लेन मिरर है और इस मिरर के साथ एक लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है, ये एक लिक्विड है, लिक्विड। तो जब, तो लिक्विड की वजह से ना नीचे भी एक लेंस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, नीचे नीचे भी एक लेंस बन रहा है। अगर इसको तोड़ के आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है। देखो एक लेंस है कॉन्वेक्स, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा लेंस बन रहा है जिसको प्लेनो कॉनकेव कहते हैं। उसके नीचे आप ठीक से अगर खोल के देखोगे तो ये प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। मुश्किल पेपर में ही ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, बट फिर भी। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि अगर अगर एक लिक्विड हम रखेंगे तो लिक्विड ऐसा शेप ले लेगा, लिक्विड ऐसा शेप ले लेगा कि वो एक लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि नीचे भी मिरर रखा हुआ है। देखो ये मिरर है, ये शीशा है, समझना, ये शीशा है और ऊपर का हिस्सा भी शीशा है। तो दो शीशे के बीच में जो शेप बन रही है वो प्लेनो कॉनकेव बन रहा है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि क्या है। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, जिसको कांटेक्ट में रखा गया है थिन लेयर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के थिन लेयर ऑन अ प्लेन मिरर।
अ निडल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक निडल को कहीं पर रखा गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है देखिए, और कहीं पर निडल रखा हुआ है निडल, और निडल को इस प्रकार से मूव किया जा रहा है, निडल को इस प्रकार से मूव किया जा रहा है कि उसका इमेज उसके नीचे ही बन जाए। आप लोगों ने 10th में ऐसा पढ़ा होगा, आपने 10th में ऐसा पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करते हैं तो उसका जो इमेज जो है इन्वर्ट होके जस्ट उसके नीचे बन जाता है। आप लोगों ने यार 10th में ये पढ़ा है कि मिरर है तो कई बार ऑब्जेक्ट के नीचे ही इमेज बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि समझिएगा कि निडल इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मूव्ड अंटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज कोइंसाइड, उसका इन्वर्टेड इमेज कोइंसाइड ना कर जाए, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि कोइंसाइड कर गया है, पर ये डायग्राम से समझ नहीं आता है तो देख के इंसान उल्टी करता है कि भाई क्या है ये। अब लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। अब ये 45 सेंटीमीटर क्या है ये सोचना है। देखिए अभी ये जो सिचुएशन है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो अगर इमेज इन्वर्ट होके कोइंसाइड हो गया है तो यहां पर क्या बात हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो वो 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है ये होगा टोटल फोकल लेंथ एफ टोटल, क्योंकि जहां पर निडल है वो फोकल लेंथ कहलाता है। आपको अपने बचपन के दिन याद करने पड़ेंगे, इस बात को समझो। जहां पर निडल है हमारा, जहां पर ऐसी सिचुएशन बन रही है वो फोकल लेंथ होता है। तो बेसिकली जहां पर हमें बोला गया ना कि जो 40 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, वो एक्चुअली में क्या है, इन दोनों लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ, सॉरी दोनों जो हमारे पास डिवाइस है उनका कंबाइंड फोकल लेंथ होता है। यानी जहां पर आपका इमेज कोइंसाइड कर रहा है वो डिस्टेंस कितना बता रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड एज 45 सेंटीमीटर। जो निडल की डिस्टेंस है वो 45 है, तो 45 क्या है एक्चुअली में, तो इस क्वेश्चन में वो जो 45 है बेसिकली वो आपका टोटल फोकल लेंथ है। यहां पर दो चीजें देखिए, एक है प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेनो कॉनकेव, और उसके जस्ट ये जो है कॉन्वेक्स। मान लो इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका फोकल लेंथ है f2, और यहां पर ये निडल है, तो ये जो निडल है, निडल यहां से निडल की दूरी क्या होगी, जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ पर होगी, पर यहां पर एक बंदे नहीं है, दो बंदे। तो ये जो 45 सेंटीमीटर है इन दोनों का टोटल फोकल लेंथ है, इस बात को समझिए। अच्छा, यानी यहां पर एक चीज समझ में आई कि टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान रहेगा कि 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पर f net है 1/45 और फिर ये 1/f1 है प्लस ये 1/f2 है। तो बस ऐसे मैं आपको दिमाग लगाना सिखा रहा हूं कि अगर इमेज जो निडल अगर यहां पर है तो निडल की जो डिस्टेंस है, जो निडल की डिस्टेंस है वो क्या है, ये आपको आइडिया लगना चाहिए। वो जो निडल की डिस्टेंस है वो टोटल फोकल लेंथ है। अब लिखा है कि अगर हम लिक्विड को रिमूव कर दें, चलो जी अब लिक्विड गायब हो गई जी, लिक्विड नहीं है जी, लिक्विड नहीं है मतलब सिर्फ एक लेंस है, सिर्फ एक लेंस है। व्हेन लिक्विड इज रिमूव्ड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड द डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। यानी अब जो इसका अब देखो, अब नीचे कुछ नहीं है, समझो, अब नीचे वाला कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसका फोकल लेंथ, अब सिर्फ इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। पहले क्या था, जब दोनों कंबाइन थे, दोनों कंबाइन तो टोटल फोकल लेंथ 45 सेंटीमीटर था। अब ये अकेला है, अगर ये अकेला है तो अब जो निडल की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होती है हमेशा। अब फोकल लेंथ किसका, सिर्फ अकेले का, तो अकेले का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो यहां पर इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कुल मिला के ऐसे केस में जो निडल का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। जब पहले दोनों कंबाइन थे, जब ये दोनों पहले कंबाइन थे तो दोनों का फोकल लेंथ हमारा, दोनों का फोकल लेंथ 45 था। अब ये अकेला है तो अकेले का फोकल लेंथ कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कुल मिला के। अब ये क्वेश्चन आसान नहीं है पर हम करेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ बातें आपको याद रखनी है कि आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, अब देखिए जो लिक्विड है, समझिए पहले टारगेट को समझिए। टारगेट है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू बोल देते हैं, चलो, या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। तो लिक्विड यानी क्या, लिक्विड यानी प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये जो प्लेनो कॉनकेव लेंस है वो है लिक्विड। जो लिक्विड है वो प्लेनो कॉनकेव लेंस है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं, देखो कि 1 फोकल लेंथ, इसके लिए लगा रहे हैं हम प्लेनो कॉनकेव के लिए, बता रहा हूं मैं, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो बोलोगे 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू n, है ना। अब ये n की वैल्यू हमें ये निकालनी है बेटा, इसका n, इसको हम n2 बोलते हैं, हमें ये n2 निकालना है, ये n हमें निकालना है। तो n2 माइनस n1 अपॉन में n1, तो 1 बाई रेडियस। तो जो पहला सरफेस होगा, समझना, पहला सरफेस ये होगा, तो ये जो पहला रेडियस है किसका आएगा, जो पहला रेडियस आएगा
ये वाला। तो एक्चुअली में आपको ये रेडियस भी निकालना पड़ेगा। देखो पंगा कितना खतरनाक है, आपको ये रेडियस भी चाहिए क्योंकि इन दोनों का कॉमन सरफेस था, ये कॉमन, आप देखो फील करो, ये कॉमन सरफेस है, तो आपको यहां का रेडियस भी चाहिए। तो पंगा ये है कि हमें ये रेडियस भी चाहिए, और दूसरा प्लेन है, तो प्लेन के लिए तो भाई आगे लिखना नहीं होता, प्लेन के लिए वो 0 हो जाता है, प्लेन के लिए पंगा नहीं है। यानी मैं आपसे ये कहूं तो अगर अगर मुझे ये जो प्लेनो कॉनकेव यानी लिक्विड लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। मुझे तो पहली बात अगर n2 निकालना है तो मुझे फोकल लेंथ चाहिए, किसका, फोकल लेंथ इसका चाहिए जिसको हमने f2 बोला था, अगर आपको याद हो तो हमने इसको f1 बोला है, नीचे वाले को हमने f2 बोला है, ठीक है। तो एक तो हमें f2 की वैल्यू चाहिए होगी, ये जो लिक्विड का है, फोकल लेंथ भी चाहिए होगा, और मुझे रेडियस भी चाहिए होगा। यानी अगर मैं दो चीज निकाल पाऊंगा तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं। तो सर आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे ये बताओ। तो बड़ा आसान है, ये रहा देखो, ये 1/45 1/f1, f1 है इसका, और इसका फोकल लेंथ हमने बोला 30 है, क्योंकि हमने अकेले एक्सपेरिमेंट किया था, इसका फोकल लेंथ हमें 30 मिला था, 30। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बताओ, f2। तो हमें f2 मिल जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये निकालना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा एक लेंस की तरह काम कर रहा है, लेंस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी निकल सकता है जब आपको फोकल लेंथ पता हो। तो यहां से हम f2 निकालेंगे, तो 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। 90 आ रहा है मेरे से, देखो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 30 माइनस 45 अपॉन में 15 या 45, 30 माइनस 90 आएगा, 15 या 45, 450। सही कर रहा हूं क्या, नहीं यार, रुक जाओ, एलसीएम लेना पड़ेगा यार, ये बड़ा काम खतरनाक लगता है मुझे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू 30, तो 30 पंजे 150 के 0 हासिल लगे 15, 4 तिया 12, तो 120 प्लस 15 1350 के आसपास आ रहा है क्या। तो 90 आ जाएगा, सॉल्व करके कर लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, मेरा तो 90 आ रहा है, मेरे को पता है। तो 45 इंटू 0 करके काट के ना, अरे यार इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या मैं दिमाग लगा रहा हूँ, इतना शॉर्टकट में चल रहा हूँ, 0 0 5 या 15 हासिल लगे, 4 या 12 13, सही तो है, 1350 आ रहा है, बोल रहा था मैंने, ये 1350 हो गया 1/f2। तो ऊपर है 15 अपन में 1350 इस 1/f2, इसे कट करोगे 90 आएगा, ठीक है कर लेना, माइनस का 90 आएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू f2। यानी मेरा जो टारगेट था लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पहले लिक्विड वाले का फोकल लेंथ चाहिए, तो ये आ गया है माइनस का 90 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन में n1 अपन में 1/r। अब ये r कहां से निकालेंगे हम, तो r कैसे निकालेंगे, देखो r का मतलब क्या है, r का मतलब है इसका रेडियस, याद है किसी को, इसका रेडियस। और उसने क्या बोला है, ये है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी बोला है ना, इसने क्या बोला है, इक्वी कॉन्वेक्स। और इक्वी कॉन्वेक्स के लिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन पता है, इक्वी कॉन्वेक्स का इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस 1 2/r। किसी को पता है ये, हमने 50 बार पढ़ा कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का इक्वेशन होता है ये। तो इसका फोकल लेंथ कितना है बताओ, इसका फोकल लेंथ है 30, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, याद करो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, तो इसका फोकल लेंथ था 30, तो 1/30 समझो, 1/30 इज इक्वल टू n2 की जगह पर 1.5 माइनस 1 2/r, तो 1/30 0.5 इंटू 2/r, तो 1/30 आ गया बेटा 1/r की वैल्यू, है ना। तो 1/r की वैल्यू आ गई 1/30, आ गई ना, सही नहीं है, सही तो है। तो 1/30 यहां पुट कर देंगे, या फिर हमें लॉजिक से भी पता था, देखो चलो चलो, तो 1/r की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं बताओ, 1/r की जगह पर 1/30। अब यहां से हम n2 निकाल सकते हैं, पर आप बोलोगे सर n1 क्या है, तो बोलेंगे n1 है एयर। यहाँ पर क्या करना आप लोग, ठीक है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हल्का सा हमें थोड़ा सा करेक्शन करना था, क्योंकि उस टाइम ना ऑडियो हमारी चली गई थी, तो ये क्लिप यहाँ से मुझे एडिट करना पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने रेडियस लिखा 1/30, ठीक है, लेकिन इसको -30 लिखना है। -30 क्यों लिखना है, उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा जो लेंस है वो कुछ इस हिसाब का बन रहा है ना, इस हिसाब का। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कर्व है, कर्व पीछे की तरफ है, ऐसे इस तरफ है कर्व, तो इधर के रेडियस को ना नेगेटिव ही कहा जाता है, नेगेटिव। क्योंकि देखो अगर इसी डायग्राम को आप ऐसे बनाओ, थोड़ा समझो, अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा रोटेट करवाऊँ तो आप समझ पाएंगे। देखो मैं आपको रोटेट करवा के दिखाता हूँ डायरेक्ट डायग्राम, अगर ये रोटेट हो जाए तो, रोटेट तो नहीं हो रहा है इसमें, हो सकता है रोटेट, पता नहीं यार, नहीं हो रहा रोटेट। कुल मिला के कहानी क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ऐसा होता, कर्व जिस तरफ होता, जैसे इधर वाला नेगेटिव होता है, कर्व के पीछे वाला नेगेटिव होता है। तो देखो ये कर्व है, कर्व, ये कर्व है, कर्व के पीछे वाला नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर रेडियस को आप
रेडियस को आप -1/30 लिखना, ठीक है। और n1 क्या है हमारा, n1 एयर है, एयर के लिए वैल्यू 1 लिखना। तो अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से ये कटेगा, तो इधर आएगा 1/3 इजिकल टू n2 -1/1, है ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करके n2 निकालेंगे। आपका जो ये देखो ना, वही कह रहा हूँ, समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। आपका लेंस इस प्रकार से है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप जो है इस रेडियस को देखो, ये रेडियस जो है पीछे की तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जो रेडियस है पीछे की तरफ है, तो ये जो रेडियस आपने निकाला है वो -30 होगा। देखो इतनी सी बात हम मिस कर रहे थे, मेरी बात ही समझे। तो यहाँ पर छोटी से छोटी बात का ध्यान देना है कि आपने इस सरफेस का रेडियस निकाला है। अगर आपने इस सरफेस का रेडियस निकाला है तो रेडियस पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर -30 लिखना हमारा फर्ज बनता है। अब ये माइनस साइन से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/3। अब क्या होगा, ये 1/3 है और ये माइनस इधर आके हो जाएगा +1, तो यहाँ से आपका n2 निकलेगा, कि जो कि आएगा शायद 1.33 के आसपास, जितना मुझे लग रहा है सॉल्व करके। तो यही आपका n2 है। प्लीज कीप इन माइंड, बहुत सारी चीजें एक साथ है, आप छोटी मोटी मिस्टेक मत करना, जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहली बार ही सॉल्व किया है, और पहले एक बार किया था 10-12 साल पहले। तो आपके लिए आज पहली बार मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व किया, और मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, मुझे बहुत इजी लगा, मैंने समझाते हुए किया है। बस यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है कि जब हम प्लेनो कॉनकेव मानेंगे, तो प्लेनो कॉनकेव मतलब हमने इसको अकेला कर दिया, और अकेला करने का मतलब है कि सामने इसके एयर है। तो आपको n1 की जगह 1 लेना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसके लिए हमें फोकल लेंथ निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है। रेडियस हम कॉन्वेक्स की हेल्प से निकालते हैं, रेडियस हम कॉन्वेक्स की हेल्प से निकालते हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसकी फोकल लेंथ की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ हम निकालेंगे टोटल वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये काफी कठिन क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हैं।